हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। वर्तनी शुद्धि की हमारी ये क्लास चल शुरू हो रही है। देखो बेटा, क्या होता है, डेली में ही हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों में बहुत से शब्दों का हम गलत प्रयोग करते हैं। अब यूं तो हिंदी में लाखों शब्द हैं, है ना, हिंदी डिक्शनरी में लाखों शब्द हैं, लेकिन क्या लाखों शब्द हमें पढ़ने होते हैं वर्तनी की दृष्टि से? नहीं, कुल 400-500 शब्द हैं जिनसे ही रिपीटेडली वर्तनी पूछी जाती है और हमें उन 400-500 शब्दों को ही कवर करना है। ठीक है, हमें सिर्फ उन 400-500 शब्दों को ही कवर करना है। वेरी गुड आफ्टरनून। वर्तनी शुद्धि क्या है? हमारी लैंग्वेज के आधार पर हम कुछ बोलते हैं, क्षेत्रीयता आ जाती है ना, कुछ थोड़ा अभाव होता है ज्ञान का, हमेशा से स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ भी बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है हम क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। वर्तनी शुद्धि के कुछ नियम भी हो सकते हैं बेटा। तो क्या हो सकते हैं? कभी कभी हम इन्हें संधि के नियमों से सही कर सकते हैं, संधि के नियम लग सकते हैं इसमें, संधि के नियम लग सकते हैं इसमें जी। और क्या हो सकता है भैया? इसमें प्रत्यय के नियम लग सकते हैं, प्रत्यय के नियम लग सकते हैं, के नियम लग सकते हैं। और बताइए भैया, वचन के आधार पर वर्तनी गलत हो जाती है, बहुवचन में बदल रहे होते हैं, वचन का आधार भी होता है, इस पर भी हमें वर्तनी शुद्ध करनी होती है। और बताइएगा, कई बार हम लिंग के आधार पर, लिंग का आधार भी होता है जिस पर हम वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं वर्तनी शुद्धि के आधार, वर्तनी शुद्धि के आधार। अब मैं आपको बताऊं बात क्या है, लिंग और वचन तो मैंने आपको, लिंग और वचन तो मैंने आपको वाक्य शुद्धि में पढ़ा दिए हैं, पता ही होगा आपको। संधि आपके सिलेबस में है नहीं, प्रत्यय भी आपके सिलेबस में नहीं है, वचन का आधार लिंग और वचन आप पढ़ चुके हैं बेटा, है ना, वचन और लिंग आप पढ़ चुके हैं। बस यही दो चीजें हैं जिन्हें आपको देखना होगा। तो मैं आपको इतने सारे नियम ना करा के सीधे जो शब्द जरूरी हैं वो कराऊंगी। भैया जी कमेंट दिखा दीजिएगा, जो सबसे जरूरी शब्द हैं लगभग 400-500 मैं आपको सीधे वही कराऊंगी। अगर आप मेरी क्लास के वो शब्द करके चले गए तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप किसी से भी पीछे रहने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ शब्द लिखा है निरोग। आप कहेंगे मैम मैंने पूरी जिंदगी ये शब्द पढ़ा है कि वह निरोग है, निरोग है, निरोग है, बताइएगा। आप कहेंगे आपने हमेशा, और आपको शब्द पढ़ के पता चलेगा मैम हम इतना गलत कर रहे थे, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। तो आप कहेंगे मैम निरोग जैसा कोई शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं है, निरोग शब्द होता है। हालांकि यहाँ पर संधि लगती है नी धन रोग, और ई के बाद जब रा मिलता है तो ई कैसी हो जाती है? दीर्घ हो जाती है, और विसर्ग का लोप हो जाता है ना, निरोग शब्द होता है। सिर्फ आपको शब्द याद करने हैं बेटा, निरोगी कोई शब्द नहीं होता, निरोग शब्द होता है। ठीक है, मनोकामना शब्द नहीं होता है, मना कामना शब्द होता है बेटा। इसमें जो विसर्ग होता है ना वो विसर्ग लगा रह जाता है। मना कामना शुद्ध शब्द होता है, विसर्ग संधि चल रही है। मैम टुमारो भी क्लास होगी क्या? जी नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं होगी। आप कहेंगे यशा लाभ होता है, यशो लाभ होता है, शब्द होता है यशो लाभ, समझ पाए? यश लाभ शब्द नहीं होता, यशो लाभ शब्द होता है। आगे बढ़ जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अनाधिकार क्या? मैम नोट्स में बस वर्ड्स ही करने, हाँ नोट्स में वर्ड्स ही करने हैं, इसमें इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वर्ड्स करना है। ठीक है, बताइएगा। अनाधिकार, देखो अन धन अधिकार, अन उपसर्ग लगा, ठीक है, इसके साथ जुड़ा अधिकार शब्द। क्या जुड़ा बेटा? अधिकार शब्द जुड़ा। ठीक है, आप कहेंगे ना आधा था, ना को मिला एक स्वर आ, तो ये ना हो गया पूरा और ये शब्द बनेगा अनअधिकार। जब यहाँ पर बड़ा आ है ही नहीं तो बड़ा आ कहां से आ जाएगा? ये आ की मात्रा कैसे आ जाएगी? ना अगर पूरा होता तो आ सकता था, ना भी पूरा नहीं है, ना भी पूरा नहीं है ना। सदोपदेश, सद धन उपदेश, उसी तरह से ये शब्द है सद धन उपदेश। अब आपसे मैं कहूं दा तो है अधूरा, अधूरे दा में जब ऊ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, सदुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदुपदेश हो जाएगा, ना कि सदोपदेश, ना कि सदोपदेश। हाँ जी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। कुछ मैं आपको जैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी दिखा दूंगी। आगे बढ़ जाऊं। रीति अनुसार, रीति अनुसार नहीं होता, रीति के अनुसार कैसे होता है? रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार। आप कहेंगे रीत में से या निकालेंगे, एक मिनट, मैं तुम्हें संधि क्यों पढ़ा रही हूँ? मैं तुम्हें संधि क्यों पढ़ा रही हूँ? तुम्हें संधि की जरूरत ही नहीं है, दूसरे बैच में पढ़ाती हूँ, वहां संधि की क्लास है। तो यहाँ पर सीधे आप रीत्य अनुसार लिख लेना बेटा, या नहीं बनेगा, बड़ा या नहीं बनेगा, रीत्य अनुसार बनेगा। और सच बता रही हूँ, अगर मैं आपको संधि इत्यादि पढ़ाने लगी, टॉपिक इतना लंबा खिंच जाएगा और काम भी आएगा नहीं। तो टीचर के साथ में क्या होता है ना, टीचर के साथ में क्या होता है, उसे वो पढ़ाना होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। मैं आपको संधि पढ़ा सकती हूँ, अदर बैचेस में मैंने पढ़ाई है, लेकिन संधि की 8-10 क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब आपके सिलेबस में संधि है ही नहीं, इसलिए मैं आपको संधि नहीं कराऊंगी। ठीक है, मैं वर्तनी का मतलब होता है, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग, अमन स्पेलिंग जानते हो? जिन वर्णों से के मिलाप से कोई सार्थक शब्द बनता है वह वर्तनी कहलाती है। समझ गए? वर्णों का वह मिलाप जिससे सार्थक शब्द बनता है वर्तनी कहलाएगा। लिख लो, वर्तनी क्या होता है भाई? ये भी बात ठीक है, वर्तनी क्या होता है? मुझसे पहली बार किसी बच्चे ने पूछा, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। वर्तनी क्या होता है? तो आप कहेंगे वर्णों का ऐसा मेल, मेल जिससे किसी सार्थक शब्द का, किसी सार्थक, जिससे कोई सार्थक शब्द बने, कोई
सार्थक शब्द बने, क्या कहलाती है? सार्थक शब्द बने, शब्द बने, उसे हम वर्तनी कहते हैं, उसे हम वर्तनी कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, कहते हैं। 2016 टू 2025 9 ईयर्स ऑफ करियर में पहली बार किसी ने ये पूछा वर्तनी क्या होती है, तो मुझे बताने में बहुत बहुत खुशी हुई। ठीक है, कैसे समझेंगे बिना संधि के? संधि हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आरो यारों में वर्तनी की कम से कम ली है 7 से 8 क्लासेस, संधि नहीं पढ़ाई मैंने। 8 क्लासेस संधि की और फिर उसके बाद 8 क्लासेस वर्तनी की। 16 क्लासेस कराने से अच्छा है मैं 4 5 6 क्लासेस में ज्यादा मेहनत करूं, है ना। और रिस्पॉन्स भी मैंने बहुत प्यार से दिया है, रिस्पॉन्स बहुत प्यार से दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड्स, तो फिर वो वर्ड्स नहीं होते। मिस स्पेल्ड अगर आप करेंगे तो उन्हें आप कम से कम वर्ड नहीं कहेंगे, वो निरर्थक होते हैं, है ना, वो निरर्थक होते हैं। ठीक है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं, तो आप समझ गए वर्तनी क्या होती है? वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई सार्थक शब्द बने उसे वर्तनी कहते हैं। निरर्थक बन रहा है तो फिर तो वो वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध थोड़ी करनी है हमें, तो शुद्ध करनी है। हम अशुद्ध चीज के बारे में तो नहीं बनेंगे। बताइएगा कवियत्री, आप कहेंगे कवियत्री कैसे लिखा जाता है? अब इसमें कोई नियम नहीं लग रहा, अब इसमें कोई नियम नहीं लग रहा, इसमें कोई नियम नहीं लग रहा, ये कवियत्री हो जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ जी। दुष्कर, आप कहेंगे दुह धन कर मिलकर, एम आर यू फाइन? आई एम कंप्लीटली फाइन। आप बोलेंगे दुष्कर होता है, जिस कार्य को करना मुश्किल हो वह कार्य दुष्कर कहलाता है। साहित्यिक, यहां मैं आपको नियम बताऊंगी क्योंकि ये नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं नियम बताऊंगी क्योंकि इक प्रत्यय का नियम कहलाता है। ये कहलाता है बेटा, एक होता है इक प्रत्यय, इक प्रत्यय, और इस इक प्रत्यय के नियम होते हैं, ये कुछ नियम होते हैं। और ये नियम पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 3 नियम 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं और इनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये नियम हम अवश्य पढ़ाएंगे, अवश्य अवश्य पढ़ाएंगे बच्चा। समझ गए? जो जरूरी होगा वो तो जरूर पढ़ाएंगे, जो जरूरी होगा वो जरूर पढ़ाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा। एक प्रत्यय होता है, देखो पहले तो ये जानो प्रत्यय क्या होते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो उस शब्द के अर्थ में कुछ नयापन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए एक प्रत्यय के नियम में पहला नियम देखना, आप कहोगे यदि किसी शब्द का प्रथम स्वर, शब्द का प्रथम स्वर क्या है? आप कहेंगे या तो छोटा आ है या तो बड़ा आ है और उसमें जुड़ता है इक प्रत्यय, तो ये छोटा और आ और बड़ा आ दोनों ही बड़े आ में बदल जाएंगे, दोनों ही बड़े आ में बदल जाएंगे। जैसे मैं आपको कोई शब्द लिखकर दिखाऊं, जैसे मैं कोई शब्द लिखकर दिखाऊं, मैं आपको लिखकर दिखाऊं समाज, समाज। बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो आप बोलोगे मैम देखो कोई भी वर्ण अगर पूरा दिखाई देता है तो उसके साथ में एक आ जुड़ा है, ये सा में एक आ जुड़ा है, माँ में हमें बड़ा आ जुड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर तो बड़े आ का कह सकते हैं ना, जो कहते हो आ का डंडा भी है ना, बड़े आ का डंडा भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? बड़ा आ है और साथ में जा है और जा में भी क्या है? एक छोटा आ है। बताइएगा इतनी बात आप सभी को पता है? अर्थ नहीं पूछे जाते, अर्थ नहीं पूछे जाते, कभी अर्थ नहीं पूछे जाते, पर्यायवाची पूछे जाते, वो मैं आपको करा दूंगी। बताइएगा हाँ नोट्स बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। मैंने क्या कहा? हर शब्द, अरे तुम कुछ मत सुनो, मैं ये समझ लो, आप कहते हो आपका नाम क्या है, इस नाम शब्द को यदि हम तोड़ेंगे तो एक ना है एक माँ है, ये जो ना है इसमें एक बड़ा आ छुपा है, मात्रा लगी है, और जिसमें मात्रा ना लगी हो उसमें छोटा आ छुपा होता है। आपको पता है क्योंकि छोटे आ की मात्रा हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हलंत निकालने का काम करेगा। अंतिम स्वर नहीं, प्रथम स्वर की बात कर रही हूँ नील, मैं अंतिम स्वर की बात कर ही नहीं रही हूँ। आप अंतिम स्वर पे क्यों पूछे? मैं जानबूझ के प्रथम स्वर लिखा है, अंतिम स्वर नहीं। वो क्या लिखना है वो मुझ पे छोड़ो ना। बताओ क्या ये आपको क्लियर है? क्या ये आपको क्लियर है? यदि किसी शब्द का प्रथम स्वर क्या है, छोटा आ है या बड़ा आ है, तो ये प्रथम स्वर नहीं, नियम नहीं पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनते हैं बेटा, है ना। सुनो सा में कैसे, अगर कोई भी का लिखा है ना तो उस का मतलब होता है आधा का प्लस ये आ। अगर माँ लिखा है ना तो माँ का मतलब है माँ पर हलंत और ये आ। अगर ये आ नहीं होगा ना तो इन माँ पर हलंत लगाना पड़ेगा, माँ पर और का पर। जहां हलंत नहीं है ना तो समझ लो वहां कोई स्वर छुपा है, वहां कोई क्या आ स्वर छुपा है। समझ गए? नियम नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो मैं करा रही हूँ और तुम इतने बेचैन हो, एक मिनट समझ नहीं रहे हो। जैसे मैं लिखूं समाज शब्द, समाज शब्द मैंने लिखा और मैंने इसमें लगाया इक प्रत्यय, मैंने इसमें लगाया इक। इस सा में आ जुड़ा है, मुझे पता है बेटा, समझो इस सा में आ जुड़ा है, इस वाले सा में आ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? अगर जुड़ा है तो थम बना दो, बस इतना बता दो, इस सा में आ जुड़ा है? बताओ जुड़ा है? मैं लिखूं प्रमाण, इस प्रा में आ जुड़ा है। अगर आ जुड़ा है, मैं फिर से ही समझा रही हूं, अगर आ जुड़ा है तो आप थम बना दीजिए। जो ये समझ पा रहे हैं इस सा में भी आ जुड़ा है, इस प्रा में भी आ जुड़ा है। बताएं अगर समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे हैं, थम आ गया आप सभी का, जुड़ा है जुड़ा है जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। वर्ड विच्छेद तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए अगर आ जुड़ा है और छोटा आ बढ़ेगा बदले बड़े आ में, तो ये सा में जो छोटा आ था ये बड़े आ में बदल जाएगा, ये सामाज और जा पर इक लग जाएगा, ये सामाजिक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। ऐसे ही ये प्र में आ जुड़ा है, ये प्रा हो जाएगा, ये प्रामाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। और बता दूं आपको, आपने जो शब्द लिखा है साहित्य, साहित्य शब्द लिखा है,
और इसके साथ लगाया इक प्रत्यय, इसके साथ लगाया इक प्रत्यय। अब इस सा में पहले से बड़ा आ जुड़ा है, इस सा में पहले से बड़ा आ जुड़ा है, और जब बड़ा आ जुड़ा है तो फिर क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा भैया, बड़ा आ जुड़ा है, बड़े आ को रहने दो, ये हो जाएगा साहित्यिक। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साहित्यिक। बताइएगा क्या आप सभी को ये नियम समझ में आ गया? बेटा पेपर में नियम नहीं पूछा जाता, पेपर में शब्द पूछा जाता है। केवल माँ में आ जुड़ा है, बाकी सब में आ जुड़ा है। वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, क्या एक ही नियम है, क्या सिर्फ आ का नियम है? नहीं, और भी नियम है, और भी नियम है। एक प्रत्यय में जितने स्वर हैं सबके नियम है, ठीक है। छोटा सा था फिर बड़ा सा कैसे हो गया, क्योंकि यही तो नियम है, यही तो नियम है कि किसमें बदल जाएगा, तो छोटा आ और बड़ा आ बड़े आ में बदल जाएगा, में बदल जाएगा, बदल जाएगा। यही तो नियम है एक प्रत्यय का, यही तो एक प्रत्यय का नियम है, ठीक है। प्रत्यय आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही प्रत्यय हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, नियम 2 पढ़ लो, नियम नंबर 2 पढ़ लो इसका। भैया हमने छोटे या बड़े आ की तो बात कर ली। मान लो यदि किसी शब्द का प्रथम स्वर, यदि किसी शब्द का, किसी शब्द का प्रथम स्वर, कौन सा स्वर, प्रथम स्वर क्या है, आप बोलेंगे मैम या तो हो छोटी ई, या तो हो बड़ी ई, या तो हो छोटा ए, या तो हो बड़ा ए, और साथ में लग जाए इक, तो ये चारों ही किस में बदलते हैं, ये चारों ही अय में बदल जाते हैं, अय में बदलेंगे। ये नियम है, ये नियम है। ये चारों ही किस में बदलेंगे बेटा, अय में बदल जाएंगे। अय में बदलेंगे तो क्या होगा, मान लो मैंने एक शब्द लिखा इतिहास, मैंने एक शब्द लिखा नीति, मैंने एक शब्द लिखा विधान, मैंने एक शब्द लिखा हाँ जी, इतने ही लिख लो, पहले तो इतने ही लगा लो। मैं प्रत्यय के नियम करा दूं, यही करा तो नहीं हूँ पहले, और क्या करा रही हूँ, करा रही हूँ ना, जब जरूरत होगी तो हो जाएगा। हाँ, बड़े आ का बड़ा ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ एक शब्द लिख लूँ वेद, मैं यहाँ एक शब्द लिख लूँ वेद, ठीक है। हाँ जी, मैं यहाँ एक शब्द लिख लूँ वेद, बताइएगा तो आप क्या कहेंगे। और इन सब में मैं लगाऊं इक प्रत्यय, 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 तो क्या होगा भैया, ये छोटी ई जो है ना ये अय में बदलेगी, ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। क्लियर है। नीति नहीं रहेगा, फिर ना पर जो ई की मात्रा लगी थी ये ए की मात्रा में बदल जाएगी, ये नैतिक हो जाएगा, ये नैतिक हो जाएगा। ये विधान जो है वहां में ई की मात्रा लगी थी ये वैधानिक हो जाएगा, ये वैधानिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्या हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये वेद जो लिखा है ये वैदिक हो जाएगा, ए भी अय में बदलेगी, ये वैदिक हो जाएगा। अगर मैं लिखूं विज्ञान, अगर मैं लिखूं विज्ञान और मैं इसमें लगाऊं इक प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे मैम ये वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या होगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या आपको ये नियम इक प्रत्यय का समझ में आया, क्या आपको इक प्रत्यय का ये नियम समझ में आया। अगर मैं शब्द लिखूं देव और मैं उसमें लगाऊं इक प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा, दैविक हो जाएगा, दैविक हो जाएगा। मैं लिखूं देह और मैं इसमें लगाऊं इक, तो ये क्या हो जाएगा, दैहिक हो जाएगा। क्या आपको इक प्रत्यय के जितने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे आप तो सबको क्लियर हो रहा है, जी मैम, जी मैम। अरे एक तो बैंकिंग के बच्चे होते बहुत होशियार है, बहुत ही कम कोई, मैंने एक आध नियम ऐसा होगा जो इन्हें एक बार में समझ में नहीं आया हो, ये एक बार में समझ में आ जाता है, सब है ना, इन्हें सब कुछ एक बार में समझ में आ जाता है। थैंक यू बेटा। चलो बिल्कुल, एक लास्ट नियम रह गया, तीसरा नियम है, नियम नंबर 3 है, नियम नंबर 3 है। और वो 3 नियम नंबर क्या है, यदि शब्द का प्रथम स्वर, प्रथम की ही बात हो रही है यहाँ, जो अंतिम कहते नहीं, प्रथम स्वर क्या है बेटा, आप कहेंगे ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है, दीर्घ औ है, कुछ भी है और साथ में जुड़ता है इक प्रत्यय, तो ये चारों ही किसमें बदलेंगे, आप कहेंगे औ में बदल जाएंगे, औ में बदलेंगे, ये चारों ही औ में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे भैया, कैसे बदलेंगे बताओ। आप कहेंगे मैम देखो, लिखो भूगोल, आपने लिखा भूगोल और लगाया प्रत्यय इक, आपने लिखा उद्योग और लगाया इक प्रत्यय, आपने लिखा लोक और लगाया इक प्रत्यय, है ना, आपने लिखा उपन्यास और लगाया इक प्रत्यय। बताइएगा ये सब किसमें बदल जाएंगे। आप कहते हैं, आप लिखें भूमि, आपने लिखा भूमि और लगाया इक प्रत्यय, बताइए ये कैसे बदलेंगे। तो आप कहेंगे मैम ये जो ऊ है लगा हुआ ना ये औ में बदलेगा, और ऊ लगा है भा पर, तो ये क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। क्या होगा बेटा, भौगोलिक हो जाएगा।
ये लिखा है उद्योग, ऊ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, ये औद्योगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे गुड्डे, ये औद्योगिक हो जाएगा। लोक, लोक में ओ लगा है तो ये किस में बदल जाएगा, औ में बदलेगा। किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। लौकिक हो जाएगा। ये लिखा है उपन्यास, ये ऊ बदलेगा औ में, ये औपन्यासिक हो जाएगा। औपन्यासिक हो जाएगा। और बताइएगा, ये लिखा है भूमि, ये भौमिक हो जाएगा। ये भौमिक हो जाएगा। बताइएगा क्या आपको ये सभी समझ में आया? अगर ये सभी समझ में आया, सबके कमेंट जा रहे हैं, आप मेरा कमेंट नहीं देख रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है किसी का कमेंट नहीं आए और मैं नहीं देखूं? मैं सबके कमेंट्स देख रही हूं। बस बेटा 600-700 बच्चे लाइव होते हैं ना, तो फिर ना कमेंट पढ़े नहीं जाते, है ना, पढ़ नहीं पाते, दिखते सबके कमेंट हैं, समझ गए? हाँ जी, वेरी गुड, वृद्धि रेची सूत्र कहते हैं इसे, वेरी गुड, इसे वृद्धि रेची सूत्र कहते हैं। और वो आपको, हाँ जी, दो दो और कहाँ है, दो दो और कहाँ, ये तो दिया वाला, इसे थोड़ी बदलना है, इसे ही तो बदलना है ना। वेरी गुड, इसे हम कहते हैं वृद्धिरेची सूत्र। वेरी 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 गुड, सब क्लियर है? तो अब आ जाते हैं हम अपने, ऐसे ही मैं समय समय पर आपको जहां जहां नियमों की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको अच्छे से समझाती रहूंगी। साहित्यिक होता है, क्या होता है, साहित्यिक होता है, साहित्यिक होता है, क्लियर है? हाँ जी, साहित्यिक होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये तो मैंने आपको बीच में करा दी, उद्विग्न। उद्विग्न कहते हैं मतलब कोई बेचैन होता है, परेशान होता है, उत्तेजना में होता है। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, बताइएगा, आप बोलेंगे उद्विग्न कहते हैं उसे हम, उद्विग्न कहते हैं। वाह लगता है गा में, दा में, दा यहाँ अधूरा है, वाह लगता है। उद्विग्न का अर्थ होता है व्यक्ति परेशान है। क्या है, परेशान है। हेडलाइन में दो ओ है। अच्छा ये, सॉरी, ये बेटा, ये आओ, ठीक है, ठीक है, चलो। अधपति कुछ नहीं होता, अधोगति शब्द होता है। शब्द क्या होता है, अधोगति होता है। क्या होता है बेटा, अधोगति शब्द होता है। और आपसे पूछूं निषाद कैसे लिखा जाता है, निषाद कैसे लिखा जाता है, प्रैक्टिस सेट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो प्रैक्टिस सेट भी देंगे। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा बेटा, है ना। वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। वो ठीक कर दिया मैंने नियम में। निषाद कहलाता है, वो आप भी जानते हैं, वो बाई मिस्टेक लिख गया था, निषाद कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माता भूमि जैसा कोई शब्द नहीं होता, माता भूमि जैसा कोई शब्द नहीं होता बेटा, वो होती है मातृभूमि। क्या होती है, मातृभूमि। क्या होती है, मातृभूमि, मातृभूमि। वेरी गुड। शांतमय, कोई शांत होता है तो शांत तो विशेषण है, आप कहेंगे शांतिमय शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है बेटा, शांतिमय शब्द होता है, शांतिमय शब्द होता है। सलज्जित जैसा कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है सलज्ज। सलज्ज मतलब लज्जा के सहित, या फिर आप जो लज्जित कहना चाहते हैं मतलब कोई शर्म में है तो वो लज्जित ऐसे लिखा जाता है भैया। बताइएगा, अधिपति नहीं, अधोगति। हाँ वो, अच्छा हाँ, बिल्कुल सही, अधिपति भी एक शब्द होता है, अधिपति भी एक शब्द होता है, अधिपति भी शब्द होता है, राजा कह देते हैं ना। बिल्कुल, अधोपति नहीं होता, अधिपति होता है। अधोपति नहीं होता, अधिपति होता है। अधिपति होता है, अधिपति नहीं होता, और अधोगति होता है, दोनों ही शब्द सही है। मेरे दिमाग में यह आया तो मैंने ये लिखवा दिया। शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं बेटा, लिखवा तो दिया। आप बोलेंगे 100 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे शताब्दी कहते हैं, शताब्दी। क्लियर है? हाँ जी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। नेतागण, नेतागण कुछ नहीं होता, शब्द होता है नेतृगण। नैतिक होगा, बिल्कुल सही, नीति धनिक, नैतिक, वेरी गुड। बताइएगा, नेतागण नहीं होता बेटा, नेतृगण होता है, नेतृगण होता है। और अहर्निशि जैसा कोई सुसज्जित, वहां सज्जित की बात कहाँ थी, सजे हुए की बात नहीं हो रही है बेटा, है ना, वहां सज्जित, है ना। क्या हो जाएगा, अहर्निश होता है, अहर्निश होता है, अहर्निश होता है। समझ गए बेटा? आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ज्योत्सना होता है, जा भी आधा, ता भी आधा, सा भी आधा। समझ गए? ज्योत्सना में सा पूरा नहीं बनता, क्या बनता है, जा भी आधा, ता भी आधा, सा भी आधा, यो और नाक बनता है स्वरों के साथ में। ठीक है, चलिए अब ये आया व्यवहारिक, ये आया व्यवहारिक। आप कहेंगे मैम व्यवहार धन एक प्रत्यय, और मैम आपने बताया था शब्द का प्रथम स्वर आ और आ हो, लेकिन इस शब्द के प्रथम वर्ण पे तो स्वर है ही नहीं, इस शब्द के प्रथम वर्ण पे तो स्वर है ही नहीं, तो क्या हुआ, मैंने ये कहा ही नहीं शब्द के प्रथम वर्ण पर स्वर होना आवश्यक है। मैंने तो क्या कहा, मैंने तो कहा शब्द का प्रथम स्वर जहां भी हो वही दीर्घ हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा ये शब्द, क्योंकि पहले तो स्वर है ही नहीं, और स्वर नहीं है तो क्या होगा, जब स्वर है ही नहीं तो क्या होगा, या जो अगला स्वर है वो जो पहला है वही हो जाएगा, वही दीर्घ हो जाएगा, तो आपने उसी को दीर्घ कर दिया। आप कहेंगे निर्लज्जा जैसा कोई शब्द नहीं है, निर्लज्ज शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, निर्लज्ज शब्द होता है। रेफ का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जब शब्द आएगा। निर्लज्जा शब्द नहीं होता, निर्लज्ज शब्द होता है। दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम निर्लज्जता कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, निर्लज्जता कह सकते हैं। एक रेफ का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। रेफ, रेफ मतलब स्वर रहित रा, स्वर रहित
रा, स्वर रहित रा, जिसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। पर इसे हम शब्दों में कैसे प्रयोग करते हैं, ये भी एक चैलेंज है कि भाई इसे हम शब्दों में कैसे प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे शब्दों में प्रयोग इसका कैसे किया जाता है, में प्रयोग। आप कहेंगे जिस वर्ण के बाद, वर्ण के बाद रेफ की ध्वनि सुनाई दे, रेफ की ध्वनि सुनाई दे, सुनाई दे, रेफ उससे ही अगले वर्ण, अगले स्वर पर लग जाता है, स्वर पर लगता है, लगता है। ये एक नियम हो गया, रेफ का नियम जिसे हम कहेंगे, जिसे हम, नहीं तीन प्रयोग की बात नहीं कर रही हूँ, प्रयोग अभी नहीं बता रही मैं, प्रयोग नहीं बता रही मैं, जब आधा रा होता है उसके बारे में बता रही हूँ, प्रयोग कितने होते हैं वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपको रेफ के बारे में बता रही हूँ। जैसे आप लिखते हैं एक शब्द, आपसे बोला जाए निर्दोष, कई बार ऐसे करके लिखा मिला होगा निर्दोष, इस शब्द को ठीक से पढ़ो, निर्दोष की ध्वनि आ रही है, ध्वनि आ रही है निर्दोष। कहां ध्वनि आ रही है, तो आप कहेंगे मैम ना के बाद रेफ की ध्वनि आ रही है, तो रेफ अपने से अगले पे लगेगा, शुद्ध शब्द होगा निर्दोष। क्या होगा, निर्दोष। इस नियम पर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वर्तनी होती है आशीर्वाद, जगह जगह पे आशीर्वाद ऐसा लिखा मिल जाता है, ऐसा लिखा मिल जाता है जो कि गलत है। गलत क्यों है, आप कहेंगे इसकी ध्वनि आ रही है आशीर्वाद, इसकी ध्वनि आ रही है आशीर्वाद, तो रेफ कहां लगेगा भैया, अपने स्थान से अगले स्वर पर रेफ लग जाएगा। क्या रा का रूप रेफ आधा होता है, बाकी सभी रा पूर्ण होते हैं, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बाकी पूरे ही होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगी। आप कहोगे आशीर्वाद, वा पर लगेगा रेफ, ना कि शा पर लगेगा, ठीक है। बताइएगा, बताइएगा, क्लियर है, हाँ जी, आगे बढ़ूं, बताइएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। आप बोलेंगे और बता दो, हम बोलते हैं निर्मम, निर्मम बहुत जगह यहां लिखा देखा मैंने निर्मम, अरे भैया शब्द बन रहा है निर्मम, बताइएगा ये क्या बनेगा, मां पर लगेगा, ये रेफ अगले में बढ़ जाएगा, ऊर्ध्व गमन हो जाएगा इसका अगले वर्ण पर, क्लियर है, क्लियर है मैम। तीनों शाह का उच्चारण अंत में बता देना, बिल्कुल सही बता देंगे। हालांकि मूर्धन्य शाह, मूर्धन्य शाह और तालव्य शाह में कोई अंतर कर नहीं पाया है आज तक, कभी भी अंतर उच्चारण में पता नहीं चलता। हाँ जी, रेफ वर्ण के ऊपर लगता है, रेफ अगले स्वर के ऊपर लगता है, वर्ण पर नहीं लगता। अगर कहीं आधा शब्द वर्ण है, रेफ कभी उस पर नहीं लगेगा। अगर आप सोचें किसी आधे वर्ण पर रेफ मिल जाए, मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको कराती भी, वरना मैं आपको अभी कराती, कभी भी रेफ कभी भी आधे वर्ण पर नहीं लगेगा, अगले स्वर पर ही लगेगा, अगले स्वर पर ही लगेगा, आगे कभी भी व्यंजन पर आधे पर नहीं बनेगा। ऊर्ध्व गमन का मतलब होता है ऊपर जाना, अगले स्वर पर ऊर्ध्व गमन मतलब ऊपर लग जाना, ठीक है, ऊर्ध्व गमन बोला मैंने, ऊपर लग जाना, चलेगा। उपलक्ष्य शब्द की वर्तनी सही कीजिएगा, उपलक्ष्य शब्द की वर्तनी, मैम इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, और एक क्वेश्चन शायद वाक्य में जुड़ के आ जाए, अगर दोनों ही होगा। उज्ज्वल में कहाँ है रेफ, उज्ज्वल में कहाँ है, अभी बाद में रिपीट कर दूंगी, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, क्लियर है बेटा, बताइएगा। श्रीमान, श्रीमान मान जहां लगे वहां पे बहुत 99% चांसेस होते हैं, कोई बात नहीं है ना, आप क्या बोलेंगे, श्री मान हो जाएगा, ना पर हलंत लग जाएगा, शक्तिमान हो जाएगा। हम सभी ने बचपन में देखा था शक्ति शक्ति शक्तिमान, ना पर हलंत लगता है, क्लियर है, ना पर लगता है हलंत। बताइएगा, आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी, निर्विवाद में भी है, निर्विवाद में भी है, बताइएगा। महान शब्द बताइएगा, महान शब्द में कहां गलती है, महान शब्द में कहां गलती है, बताइएगा। बिल्कुल हलंत की ही गलती है, किसकी, हलंत की गलती है, महान हो जाएगा। अकस्मात, अकस्मात में अकस्मात का अर्थ क्या होता है बेटा, अचानक कुछ हो जाए तो कहते हैं अकस्मात ऐसा हुआ, और ता पर लगता है हलंत। एक किता जैसा कोई शब्द नहीं है, एक किता जैसा कोई शब्द नहीं है, एकता जैसा शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, एकता जैसा शब्द होता है, समझ गए, बताएं। बताइए बेटा, एकता और दूसरा शब्द होता है ऐक्य, ऐक्य,
क्लियर है? ये दो शब्द होते हैं, एक केता जैसा कोई शब्द नहीं होता। श्रीमान का कोई रूल है ना बेटा? रूल कुछ नहीं है, यूं ही हलंत से हलंत संबंधी अशुद्धि आ जाती है। चलिए आगे बढ़ जाती हूँ बेटा जी। बुद्धिमान मान में भी ये जितने शब्द हैं इनमें सब में हलंत संबंधी अशुद्धि है और ये खूब खूब पूछ ली जाती है। बुद्धिमान होता है, उसी तरह से अर्थात होता है। अर्थात कोई बात हम कहना चाह रहे हैं और उसका अर्थ निकालेंगे तो उसे हम अर्थात कह देंगे। बिल्कुल आधे रा वाला रेफ में और समझा दूंगी, हालांकि हाँ रूल नहीं है। पृथक, इसका कोई रूल नहीं है बेटा, ये बस शब्द हैं। रेफ वाला नियम अभी मैं और समझा दूंगी 5 मिनट में, आपकी क्लास में 5 मिनट और पढ़ा लूं, फिर आपको इसका रिपीटेडली समझा दूंगी। हलंत क्यों लगता है? जब स्वर नहीं होता तो हलंत लगता है। जिस शब्द में स्वर नहीं होता वहां हलंत लगता है, बस इतना ही नियम है। ये जो अंत में स्वर है, अंत में व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है, ठीक है? जो अंत में व्यंजन है उनमें स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं होता है तो हलंत लग जाता है। विद्वान ठीक लिखा है, लेकिन विद्वान में भी हलंत लग जाता है। ये जो विराट कोहली आप जानते हैं ना, ये टा में क्या है ना, विराट बोलेंगे हम, विराट नहीं बोलेंगे। टा में क्या नहीं है? स्वर नहीं है। समझ के? हलंत का अर्थ होता है अगर किसी वर्ण में हलंत लगा है, इसका मतलब ये वर्ण क्या है? स्वर रहित है। ये वर्ण स्वर रहित है। अगर ये टा पूरा होता, इसका मतलब ये स्वर सहित होता। ये कैसा होता? स्वर सहित होता। मतलब फिर इस टा में एक आ अंतर्निहित होता है। इस टा में एक आ अंतर्निहित होता है। समझ गए आप सभी लोग? देखो, ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। बड़ी ए बनती है ना? क्या बनती है? बड़ी ए बनती है। बिना हलंत के शब्द नहीं होता बेटा, वर्ण होता है। बिना हलंत के, बिल्कुल बिना हलंत के, क्या बोला? बिना हलंत के वर्ण आधा होगा, हलंत के साथ वर्ण आधा होगा। हलंत नहीं है तो वर्ण पूरा है, हलंत है तो आधा है। एक तरह से हलंत एक कटे हुए का साइन लगा तो समझ लो उसने आधा कर दिया वर्ण को, है ना? मैं धैर्यवान का बता दूं, क्या बताऊं? धैर्यवान में कैसे लिखा जाएगा? ये लिखो, धैर्यवान। धैर्यवान क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाई। नहीं, नियम नहीं है इसका, नियम नहीं है, कुछ शब्द हैं। क्या हो गया? धैर्यवान, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वान में हलंत लग जाता है, कई जगह हलंत नहीं लगता। अब ये गरिमावान लिखा है, गरिमावान, क्लियर है? इस पे भी हलंत लग जाएगा। मूल्यवान, मूल्यवान, इस पे भी हलंत लग जाएगा। और भविष्यत पे भी हलंत लगता है। क्या लगता है? भविष्यत पे भी हलंत लगता है। ये अंतिम वर्ण स्वर रहित हैं। ये अंतिम वर्ण। करेंसी कैसे लिखेंगे? करेंसी इंग्लिश का शब्द है, कैसे लिखेंगे? क्यों लिखेंगे हिंदी में करेंसी? मुद्रा लिखेंगे करेंसी को। हाँ, हम इतने दिन से गलत पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लास्टिक के कप में चाय मत पिया कीजिए। कितनी चिंता कर रहे हो तुम मेरी? हाँ, इतनी चिंता। परिषद, परिषद में भी हलंत लगता है। परिषद में भी हलंत लगता है। और माधुर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता। मधुरता शब्द होता है या तो फिर माधुर्य शब्द होता है। माधुर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता। राजनैतिक भी शब्द नहीं होता। राजनीति, धन, इक। मैम कुल कितने वर्ड हैं जिनमें हलंत लगवाएं? बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर से निकले हुए क्वेश्चन ही हैं ये। अब प्रीवियस ईयर तो आपके 3 ही साल हुए, तो 8-10 वर्ड तो पढ़ाऊंगी नहीं, पढ़ाऊंगी तो बहुत सारे वर्ड है ना जो अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं उस हिसाब से। देखो, राजनैतिक, राजनीति में जब एक प्रत्यय लगेगा, एक प्रत्यय लगेगा, आप कहेंगे रा तो पहले से ही दीर्घ है तो ये यूं ही रहेगा, इसे राजनीतिक कहेंगे ना कि राजनैतिक कहेंगे। व्यवहारित जैसा कोई शब्द नहीं है, व्यवहृत शब्द होता है। अभी बताऊंगी। व्यवहृत शब्द होता है, व्यवहार में लाया गया, व्यवहृत कहलाता है। और वैधव्यता जैसा कोई शब्द नहीं है, वैधव्य शब्द है। अब आप सोचें, हर शब्द का नियम मिल जाए ऐसा नहीं है, हर शब्द का नियम मिल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, हिंदी सब्जेक्ट चुनने पे मीडियम हिंदी नहीं होगा ऐसा कहीं नहीं है। दुरावस्था होता है, दुरावस्था होता है ना कि दुरावस्था। लीजिए, आपके लिए आज मैं इतना ही कराऊंगी और जितने नियम मैंने कराए थे वो मैं रिपीट करा देती हूँ। मैंने आपको एक प्रत्यय के नियम कराए, मैंने एक प्रत्यय में बताया। हाँ बिल्कुल, हलंत का मतलब है वर्ण आधा है, वर्ण में स्वर नहीं है, वर्ण आधा है, बिल्कुल सही है। यदि शब्द का प्रथम स्वर आ है या दीर्घ आ है और उसके बाद लग रहा है एक प्रत्यय, तो क्या होगा? प्रथम जो स्वर है वो बड़े आ में बदल जाएगा, ठीक है? किसी शब्द का प्रथम स्वर अगर ई है, बड़ी ई है, ए है, आई है, तो ये ऐ में बदलेगा। अच्छा, किसी शब्द का प्रथम स्वर ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है और ओ है और एक प्रत्यय लग गया, तो ये सारे ही किसमें बदल जाएंगे? ओ में बदल जाएंगे। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, बहुत छोटी सी, कि शब्दों में अगर रेफ का प्रयोग किया गया है, रा की ध्वनि जहां सुनाई देगी, रेफ उससे अगले वर्ण पर लग जाएगा। बस इतना बताया है मैंने आपको, और तो ज्यादा नियम नहीं मैंने आपको कराए। 2 ही तो नियम कराए हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि एक साथ नियम नहीं कराऊंगी अभी, तो मुझे आपको वचन बदलने वाले नियम भी कराने हैं। मधुरता होता है, क्यों नहीं होता मधुरता? मधुरता भाववाचक संज्ञा है, मधुर होने का भाव मधुरता होगा। माधुर्य का भी वही मतलब है, लेकिन माधुर्यता नहीं होता, मधुरता शब्द होता है। मैं मिलती हूँ अब आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।